हेलो दोस्तों, यह है एमपी बोर्ड क्लास 10th 2024 मैथ्स के पेपर का फाइनल पार्ट। पिछले 2 पार्ट में हमने आपको इसके सारे ऑब्जेक्टिव करवा दिए थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी सभी करवा दिए थे। अब इस फाइनल पार्ट में हम आपको इसके 3 नंबर वाले प्रश्न व 4 नंबर वाले प्रश्न सभी हल कराने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 में से यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कृपया करके ज़रूर देखें उन वीडियो को और कमेंट करके बताना कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18वां लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का HCF व LCM ज्ञात करना है हमें। तो इसको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है तो हमें 8 के अलग अभाज्य गुणनखंड करने थे। यहाँ पर 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। इसके बाद आपको 9 के भी अभाज्य गुणनखंड करने थे। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 1 बार। इसके बाद 25 के भी अभाज्य गुणनखंड करने थे। 5 से कटा 5 बार, 5 से 1 बार। और इनको लिखना था 8 के गुणनखंड ऐसे लिखते 2 गुणा 2 गुणा 2, जो कि बराबर में इक्वल करके आता 2 की पावर 3। 9 को लिखते आप 3 गुणा 3, जो कि आता 3 की पावर 2। और 25 को लिखते आप 5 गुणा 5, जो कि आता 5 की पावर 2। अब चूंकि हमें निकालना है HCF व LCM दोनों निकालने हैं, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होगा HCF के लिए हमें इन सभी में कॉमन व सबसे छोटी पावर लेनी है, छोटी घात वाला कॉमन लेना है। तो 2, 3 और 5 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें ना, तो इसके साथ में सभी जगह 1 तो साथ में होगा ही होगा, इनटू में 1 तो होगा सब जगह। तो इसमें कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 इसके साथ कॉमन है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 1। और वैसे भी एक नियम भी है कि जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो उनका HCF हमेशा 1 होता है। और साथ साथ LCM के लिए बड़ी पावर ली जाती हैं, लेकिन पहले कॉमन ली जाती हैं, उसके बाद बिना बची वाली भी ली जाती हैं। जो कॉमन नहीं है उनको भी लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ है ही नहीं, एक ही कॉमन है, तो एक तो लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर LCM के लिए इन्हीं संख्याओं का ही आपस में गुणा हो जाएगा पूरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, जो कि थी 8 गुणा 9 गुणा 25। इनका गुणा करने पर आएगा आपका 1800। तो जे इसका LCM था और जे इसका HCF था। एक नियम होता है, जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनका HCF हमेशा 1 होता है और उनका LCM आपस में गुणा करने से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना जी वाली बात। ये रहा आपका जी पहले का सॉल्यूशन। इसकी अथवा का क्वेश्चन, अथवा का लिखा है, अथवा में लिखा है इसके, दर्शाइए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भाषा वाला क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा आपको शॉर्ट में ही बताएंगे। हमें दर्शाना है 7√5 को एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसके लिए विधि है, विरोधाभास मेथड कहते हैं, जिसे विरोधाभास विधि कहते हैं। उस विधि से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें कहना होगा, हम यहाँ पे भाषा बोले दे रहे और आप लोगों को भाषा लिखनी थी इसकी। माना इस सबसे पहले जी हमें इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना ना, तो हमें से मान के चलेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखना था यहाँ पर स्टार्टिंग में, थोड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे और बाद में इसको, यह हमारा कथन गलत सिद्ध करेंगे। इसके बाद लास्ट में कहेंगे कि यह अपरिमेय संख्या होगी। कैसे कहेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः ऐसी 2 सहअभाज्य संख्याएं A व B, जहाँ A और B पूर्णांक हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 बराबर हो जाएगा आपका क्या, A बटे में B। यदि इसको परिमेय संख्या मान के चले तो 7√5 बराबर लिख पा रहे हैं अपन क्या, A बटे में B। A और B पूर्णांक है, जहाँ पर A और B क्या है, पूर्णांक है। यहाँ से जो 7 यहाँ पर है गुणा में, इसको यहाँ पर भाग में भेजेंगे तो क्या आएगा, √5 बराबर आएगा A बटे में 7B। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A व B पूर्णांक हैं, इसीलिए A बटे में 7B एक परिमेय संख्या होगी,
परिमेय संख्या होगी, अतः चूंकि ये परिमेय संख्या होगी सिद्ध, इसके बराबर में √5 लिखा है तो बराबर वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चूंकि हम √5 को इससे पहले सवालों में अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं तो उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बोलेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लास्ट में लिखना होगा अतः हमारा मानना गलत है, अतः जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो हमारा मानना गलत है, इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना करना था। इतना लिखने के बाद बस सवाल में थोड़ी सी भाषा बस और एक्स्ट्रा लिखनी थी, जो कि इस तरीके से लिख देते। थोड़ा हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिखा है इसको। इसके बाद आपको इस सवाल में पूरे नंबर ही मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। 19वें प्रश्न में लिखा हुआ है x²। इसको द्विघात समीकरण सिद्ध करना था तो करके ही बता दे रहा है आपको। लिखा है x² - 2x बराबर में -2 × 3 - x। तो इसका अंदर गुणा करें x² - 2x, -2 का 3 में गुणा -6, -2 का -x में गुणा +2x, पक्षांतर करके इस साइड लाएं। x² - 2x, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 होगा, प्लस के 2x इधर आएंगे, -2x होंगे, बराबर में 0। आगे लिखेंगे x² - 2x हो जाएंगे -4x, प्लस का 6 बराबर में 0। इसके बाद लास्ट लाइन लिखनी थी यहाँ पर, यह है ax² + bx + c बराबर 0 के प्रकार का है। जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, प्रकार का है। अतः दिया गया द्विघात समीकरण एक द्विघात समीकरण है। लास्ट लाइन लिखनी, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। बस इतना लिखना था आपको इस सवाल में। इसके बाद सेकंड प्रश्न इसके अथवा वाला 6x² - kx - 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करने हैं। मूल बताने के लिए 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल बताने हैं। इसमें संख्याएं सूची -2 का गुणांक 6 में गुणा से चाहिए हमें क्या, -12, और x के बगल में गुणांक है 1 जो कि -1 है, जोड़ से चाहिए हमें -1। ऐसी दो संख्याएं सूचनी होंगी जिनका गुणा करें तो -12 मिले, जिन्हें जोड़ें अथवा घटाएं तो -1 मिले। तो संख्याएं होंगी वो कौन सी, -4, +3, 4 का 3 में गुणा -12, -4 और +3 को जोड़ेंगे -1 आएगा। लिखेंगे 6x² - 4x +3x - 2 बराबर में 0। पहले दो पदों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपका, 2x कॉमन आएगा। इधर से 2x कॉमन निकला तो बचेगा कितना, 3x। इधर से भी 2x कॉमन निकला तो इधर बचेगा 2। जो इधर पे आया वो सेम इधर पे भी लिखा जाता है एज इट इज। अब बीच में देखा जाता है 3x लिखा है, इधर भी 3x चाहिए। इस 3x में किसका गुणा करें कि 3x ही प्राप्त हो जाए, तो प्लस का 1 लिखना होगा। यहाँ पर चेक भी कर लीजिए, 1 का गुणा 3x में 3x आएगा, 1 का गुणा -2 में -2 आएंगे। जो 2 बार है इसे कॉमन करके एक बार लिख देंगे और एक बार जी लिखेंगे 2x + 1 बराबर 0। क्रमशः 0 के बराबर होंगे। एक बार जी 0 के बराबर होगा, लिखेंगे जब 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर आएगा +2, x बराबर आएगा 2/3। पहला मूल तो 0 रहा इसका। दूसरा होगा 2x + 1 बराबर में 0, 2x बराबर आएगा -1, x बराबर आएगा -1/2। इसकी लास्ट लाइन लिख देते हैं आप ऐसे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः अल्फा बराबर 2/3, बीटा बराबर
-1/2 है। बस इतना रखना था आपको। इसके बाद देखें प्रश्न क्रमांक 20 देखें। प्रश्न क्रमांक 20 लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका डायग्राम बनाना होगा हमें पहले। ये चैप्टर नंबर 9 का सवाल है। इसका डायग्राम बनाने के लिए इसकी भाषा भी लिखनी थी साथ में और डायग्राम भी बनाना था इसका। हमें एक क्या कहा गया, भूमि का एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो ये रही हमारी मीनार, ये रहा इसका भूमि का एक बिंदु, इसकी दूरी ये देगी 25 मीटर। मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण दिया गया कितना, 60 डिग्री। हमें मीनार की ऊंचाई पता करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको भाषा के तौर पर लिखना होता है। यहाँ पर माना इसको नाम दे देते त्रिभुज को कुछ ना कुछ, माना ए भी एक मीनार है, सी एक बिंदु है, ऐसा कुछ करके भाषा लिखनी थी अच्छी तरह से। हम थोड़ा आपको शॉर्ट में ही बता रहे हैं। तो इसको करने के लिए आप इसमें सूत्र लगाएं। ये तो आप जानते ही होंगे कि लाल बटे में कक्का। इसमें हमारे पास इसमें अनुपात देखना होता है हमें। यहाँ पर देखिए जे लंब है आपका, जे आधार है। तो लंब और आधार का अनुपात कहाँ पर मिल रहा है हमें, लंब और आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। इसको लिख देंगे सीधा, लंब बटे में आधार क्या होता है अपना, tan थीटा। थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो लंब का मान कितना है, लंब है अपना ए बी, इसी का ही तो मान ज्ञात करना है हमें। ए बी मीनार है ना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार कितना है 25, tan 60 का मान कितना होता है √3। इसका त्रियक गुणा करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे त्रियक गुणा करेंगे। ए बी का 1 में गुणा ए बी, 25 का √3 में गुणा 25√3। तो ये आ जाएगी इसकी मीटर में हाइट। लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 25√3 मीटर होगी। ये हमने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसकी भाषा लिख के आपको सॉल्व करना था। तो हमें लगता है आप लोग लिख सकते हैं भाषा। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हमें डायग्राम बनाना होगा पहले। देखिए पहले भवन है, एक नीचे भवन है, ये हमने भवन मान लिया इसको। इसके ऊपर लगी हुई है संचार मीनार, जी कोई संचार मीनार मान ली हमने। हमने कहा ए भी एक भवन है और यहाँ पर सी बिंदु माने ले रहा है, ए डी एक मीनार है आपकी। अब कहा गया सवाल में देखें, भूमि की एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की लंबाई दी गई है 20 मीटर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। ये रहा संचार मीनार का तल, तो यहाँ से भी एक एंगल बनेगा। और संचार मीनार के शिखर, ये रहा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ये रहा शिखर ऊपर वाला, तो यहाँ से भी उन्नयन कोण बनेगा। पहले लिखा 45, तो नीचे इधर बनेगा 45 का एंगल, और फिर लिखा है 60, तो पूरा बड़ा वाला एंगल बनेगा कितने का, 60 डिग्री का एंगल। हमें निकाल ली, हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एडी का मान ज्ञात करना है, एडी का मान ज्ञात करना है। एडी के मान ज्ञात करने के लिए इसमें भी फॉर्मूला लगेंगे, 2 बार त्रिभुज लेंगे। हम कहेंगे भाषा तो पूरी लिखनी है, माना ये भी एक मीनार है, एडी संचार मीनार है, जैसा करके भाषा लिखेंगे और जिसका उन्नयन कोण जी है। तो इतना तो हमें लगता है आप लोग लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं आपको। सबसे पहले लेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें देखिए लंब का मान है, पहले हम आधार का मान निकालेंगे। तो फिर से वही वाला रेशियो लगेगा, ये वाला लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है क्या, tan थीटा। इस ए बी सी के लिए एंगल कितने का है, 45 का, तो लिखेंगे tan 45। लंब का मान है ए बी का मान कितना दिया गया 20, आधार है BC, इसको BC लिख देंगे। tan 45 का मान होता है 1 सारणी से, त्रियक गुणा यहाँ पर भी करेंगे। BC का 1 में गुणा आएगा BC, 20 का 1 में गुणा 20 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आधार की लंबाई आ गई, जी आ गई कितनी 20 मीटर, ये आधार की भी लंबाई आ गई। अब लेंगे हम, अब पुनः लेंगे अपन इसमें, अब पुनः लेंगे पुनः त्रिभुज। अब ले लेंगे त्रिभुज पूरा वाला BDC त्रिभुज
BDC में इसमें भी कौन सा लगाएंगे अपन, लंब बटे में आधार, वही का वही अनुपात लगाएंगे। लंब बटे में आधार होता है tan थीटा, थीटा का मान इसके लिए है एंगल 60 डिग्री का। लंब कितना है, लंब है यहाँ से देखें ना, AB और AD दोनों को जोड़ने पर बनेगा लंब पूरा, तो AB प्लस AD ये रहा आपका लंब। आधार कितना है, आधार BC ही है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब इसमें थोड़े मान रखने होंगे हमें, यहीं पे कर रहे हैं बगल में। AB का मान दिया था 20 मीटर प्लस AD का मान हमें ज्ञात करना है, तो AD को AD लिखा रहने दें। BC का मान अभी हाल अपन ने निकाला था, जैसे समीकरण नंबर 1 डाल सकते थे, तो लिख देंगे समीकरण 1 से BC का मान है 20 मीटर और tan 60 का मान √3 होता है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 20 प्लस AD का गुणा 1 में होगा, 20 प्लस AD बराबर 20 का √3 में गुणा होगा 20√3। जब 20 प्लस के उधर जाके माइनस के होंगे, AD बराबर आएगा 20√3 माइनस 20, इन दोनों में से 20 कॉमन आएगा, 20 कॉमन निकालेंगे तो इधर से बचेगा √3, इधर बचेगा -1 मीटर। जी आ गई AD का मान, इसकी लंबाई आ गई जी वाली 20√√3 -1। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20√3 -1 होगी। ऐसा करना था सवाल को। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, इसमें लिखा है रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि प्रतिस्थापन से करना कि विलोपन से करना, तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं करने के लिए, तो हम इसे विलोपन से करके बता रहे हैं। लिखा है 3x + 4y = 10। अगला लिखा है 2x - 2y = 2। अब इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए आप ऊपर हेडिंग डाल देंगे विलोपन विधि। इसके लिए देखो 2-3 तरीके से किया जा सकता है। आप y को भी पहले विलोपित कर सकते हैं। y को विलोपित करने के लिए आपको समीकरण 2 में केवल 2 का गुणा करने से हो जाएगा, लेकिन हम उससे नहीं बता रहे हैं, हम हमेशा x से ही बताते आए हैं ज़्यादातर, तो इसको x से विलोपित करके बता रहे हैं। लिखेंगे, लाइन लिखेंगे यहाँ पर, x को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में इसका x का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा, तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, यहाँ पर लाइन लिखनी होगी इस तरीके से, x को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर। तो 2 का गुणा करें, इसमें आएगा 6x प्लस के 8y बराबर में आएगा 20। 3 का 2 में गुणा 6x माइनस के 6y बराबर में 6। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस का चिन्ह है तो माइनस होगा, माइनस का चिन्ह है तो प्लस होगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस होगा। 6x कैंसिल, 8 और 6 होगा 14y, 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे 14। y का मान आ गया 14, यहाँ पर भाग में जाएंगे तो कितना आएगा y का मान 1, 14 एकम 14, तो 14 से 14 पूरे करने पर 1 बचेगा, y का मान 1 आ गया। अब यहाँ से y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें। 1 में रखने पर यहाँ पर लाइन लिखनी होगी, 1 है समीकरण 1, 3x + 4y बराबर में 10। y का मान 1 रखिए यहाँ पर, 3x + 4 × 1 बराबर में 10। 3x बराबर 4 एकम 4, इधर जाएंगे तो माइनस होंगे, 3x बराबर 6, x का मान आ गया आपका 2। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण के हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1 है। इस तरीके से लास्ट लाइन लिखनी थी। इसका अथवा वाला भी देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा पूछा गया सवाल पेपर में, सभी बच्चों ने ज़्यादातर यही वाला क्वेश्चन किया होगा, पहला वाला, ये तो शायद ही किसी ने किया होगा। चलिए समझिए इस सवाल को। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके सवाल के लिए सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमें कहा गया 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो भाषा में लिखेंगे, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो उनके अंकों का योग हो जाएगा x + y बराबर में 9। ये तो रहा समीकरण नंबर 1। लेकिन यदि कोई संख्या बनाई जाती है, तो कोई 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है, 2 अंकों की कोई संख्या बनाई जाती है, तो उसको 10x + y इस रूप में बनाया जाता है, क्योंकि उसमें आधार 10 होता है। तो 2 अंकों की संख्या हम यहाँ पर कहेंगे, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y होगी। अब इसमें सवाल में कहा गया है इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ये पहली कंडीशन से आएगा, ये द्वितीय कंडीशन से आएगा। 10x + y इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना।
इस संख्या के अंक पलटेंगे तो x की जगह पे y आएगा, y की जगह पे x आएगा। पलटने पर बनेगी संख्या आपकी क्या 10y प्लस एक्स, इस तरीके से बनेगी। तो 10y प्लस एक्स, ये दोनों पक्ष बराबर कब होंगे, कहा गया है इस संख्या का 9 गुना। किसका 9 गुना, इसका 9 गुना। तो यहाँ पर 9 का गुणा कीजिए। अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना, इसका अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुने के बराबर है। अब दोनों समीकरण बराबर है, इसको सॉल्व करके समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। सबसे पहले 9 का 10 में गुणा 90x प्लस 9y बराबर में 20y प्लस के 2x। एक्स वाई वाले सभी चार साइड लाएँ। 90x माइनस के 2x प्लस के 9y माइनस के 20y बराबर में कुछ नहीं बचा, 0। 90 में से 2 गए तो बचेंगे 88x, और 20y में से 9y चले गए, बड़ी संख्या माइनस की है तो बचेंगे माइनस के 11y बराबर में बचेगा 0। पूरे समीकरण में 11 से भाग भी जा रहा है तो लिख सकते हैं आप 11 से भाग, 11 से जो कटेगा 8 बार तो 8x माइनस 11 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 8x माइनस y बराबर में 0। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को किसी भी समीकरण किसी भी विधि से हल कर लीजिए, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन। हम इसको विलोपन से कर दे रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे विलोपन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 में विलोपन से हल करने के लिए इसमें x को विलोपित करना है तो यहाँ पर 8 है, इस समीकरण में केवल 8 का गुणा करना होगा। तो लिखेंगे x को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 में 8 का गुणा करके घटाने पर इस समीकरण में 8 का गुणा कर रहे हैं, करवाइए गुणा। 8 का 1 x में गुणा 8x, 8 का y में गुणा प्लस के 8y, 8 का 9 में गुणा 8 9 72। और समीकरण 2 क्या लिखा था, समीकरण 2 लिखा था 8x माइनस के y बराबर में 0। घटाना है, प्लस का चिन्ह माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा। देखें 8x कट गए पूरे पूरे। इसके बाद 8y में से एक y इधर प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस में बदल गया तो 8 और 1 हो जाएंगे कितने, 9y। 72 में से 0 गया तो प्लस के 72 बचेंगे। y बराबर 9 भाग में जाएंगे तो 9 का 72 में भाग जाता है 8 बार, यानी कि y का मान होगा 8। अब आपने y का मान आ गया, अब x का मान निकालना है। किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रख दें। 1 में रखने पर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर में 9, x प्लस वाई का मान है 8 बराबर में 9, x का मान आएगा 1, x का मान 1 है, y का मान कितना है 8 है। अब संख्या बतानी है, हमें संख्या ज्ञात करनी है ना। तो संख्या आपने क्या मानी थी, संख्या मानी थी आपने, लिखेंगे तब संख्या बराबर होगी 10x प्लस वाई। यहाँ पर x और y के मान रख दीजिए, 10 गुणा 1 प्लस y का मान 8 है, 10 एकम 10 प्लस 8 18। तो संख्या आ गई 18 आपकी। अब इसको हम प्रूव करके भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए प्रूफ देखिए इसका, संख्या 18 है, इसके अंकों को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 81 बनेगा। 8 एक दहाई का अंक इकाई का बन जाएगा, इकाई का अंक दहाई का बन जाएगा तो 81 बन जाएगी। अब सवाल में कहा गया था इस संख्या का 9 गुना, किसका 9 गुना, 18 का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दोगुने, इसका दोगुना, दोनों बराबर होने चाहिए। 18 नम्मा होते हैं 162, 81 का दोगुना भी 162 होता है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, सवाल सही है आपका। तो ये इसका प्रूफ भी हो सकता है। इस तरीके से करना था। ये वाला सवाल थोड़ा बड़ा था, इससे अच्छा आप ये वाला कर लेते ऊपर वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 लिखा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है हमें। तो सबसे पहले इस सवाल का चित्र बनाना होगा। अच्छा सवाल है जी, हमने बताया भी था अपने स्टूडेंट्स को कि ये वाला सवाल बिल्कुल आना ही है और आ भी गया पेपर में। देखिए इस तरीके से दवा का कैप्सूल बनाएंगे अपन। जी बेलनाकार भाग है, जी बेलनाकार भाग है, इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई दी गई है सवाल में 14 मिलीमीटर और इसका व्यास है, व्यास दिया है कितना, 5 मिलीमीटर। तब त्रिज्या कितनी होगी बता सकते हैं आप, व्यास की आधी
यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 होगी त्रिज्या। तो यहाँ से आर का मान होगा जी कितना, 2.5 मिलीमीटर। दोनों ओर आर का मान 2.5 मिलीमीटर होगा, जो कि अर्धगोला और बेलन दोनों के लिए आर का मान 2.5 मिलीमीटर होगा। अब हमें चूंकि इसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है आप कहाँ कहाँ इस पर कलर कर सकते हैं। तो बेलन के बाहरी भाग पर कलर हो सकता है, यानी कि बेलन का लगेगा इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तथा इन अर्धगोलों के भी बाहरी भाग पर कलर होगा, यानी कि अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। जी वाला वृत्ताकार भाग कहीं पर शामिल नहीं हो रहा, जी अंदर हुआ है, अंदर है भाग, इसलिए इनमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। इसकी भाषा आपको लिखनी थी पूरी, प्रॉपर आप भाषा लिखते, हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। हम इसका सूत्र लिखेंगे, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखें, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कितने अर्धगोले लगे हुए हैं, 2, तो यानी कि 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना होगा, 2 का गुणा करना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ जानते होंगे क्या होता है, 2πr/h प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², 2 का गुणा साथ में होना था। अब देखें इसको और आगे सॉल्व करते हैं अभी फिलहाल में, 2 का अंदर गुणा होगा तो 4πr², दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा होगा। देखें 2πr दोनों जगह से कॉमन है, कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ से बचा h प्लस यहाँ से निकला केवल बचा है यहाँ पर r, नहीं 2r, 2 तो यहाँ से निकला ना, 2r बचा यहाँ पर। अब हमें चूंकि चाहिए यहाँ पर हाइट, हमें कहाँ से पता चला इसकी जी किसकी हाइट है, बेलन की, लेकिन हमें दी गई संपूर्ण हाइट कितनी है, 14 मिलीमीटर। तो बेलन की हाइट तो हमें दी नहीं गई थी, बेलन की हाइट हमें पता करनी थी, लेकिन कैसे पता करते, संपूर्ण हाइट में से घटाना होता क्या, देखें यहाँ से जो 2.5 मिलीमीटर भी त्रिज्या है, केंद्र से वृत्त की परिधि तक ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ भी ये भी त्रिज्या है, 2.5 मिलीमीटर जे भी होगी, 2.5 जे भी होगी, तो 2.5 और 2.5 मिलके कितना हो जाएंगे, 5। तो 14 में से 5 घटा देंगे तो बीच वाली हाइट कितनी बचेगी, 9 मिलीमीटर, यानी कि बेलन की हाइट कितनी होगी, 9 मिलीमीटर। इसको भाषा के रूप में लिखना था अकेला, बस आपको मान रखें। पाई का मान कुछ नहीं कहा गया तो 22/7 रखेंगे, आर का मान 2.5 मिलीमीटर है, एच का मान 9 था, 2 गुणा आर का मान था 2.5, सॉल्व करवाएं आगे, 2 गुणा 22/7 गुणा, नहीं एच का मान यहाँ पर, आर का मान ठीक है, हाँ जी होगा 2.5 दूनी 5, 9 5 14, जी भी गुणा में है, 14, 7 से 14 कट गया 2 बार, उत्तर आएगा देखें 2.5 का 2 गुना होगा 5, 22 दूनी या फिर 22 पंचे 110, 110 का 2 गुना होगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये होगा इस सवाल का आंसर। इसको लास्ट लाइन लिखते, अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, लिखा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो इसको भी हम डायरेक्ट ही बताएंगे आपको। 23वां प्रश्न है, इसमें घनाभ बनाइए, चित्र बनाना था आपको। ये घनाभ आकार हम भाग बना रहे हैं, आपको गलत बन गया थोड़ा सा, इधर देखें नीचे, पहले हम घनाभ बना दें कुछ इस तरीके से। इसमें 4 शंक्वाकार भाग लगे हुए हैं इस तरीके से, एक शंक्वाकार भाग, ये दूसरा भाग लगा है, ये तीसरा भाग लगा है, ये चौथा भाग लगा है। हमें निकालना है इसका आयतन। इसकी लंबाई विमाएँ दी गई हैं, लंबाई, चौड़ाई और हाइट सब कुछ दिया गया है। अब हम सवाल में डायरेक्ट ही लिखेंगे, इसका पूरी भाषा लिखते हैं। जी घनाभ है, घनाभ के अंदर 4 शंक्वाकार भाग लगे हुए हैं और इनकी लंबाई, चौड़ाई सब कुछ लिखने के बाद इसका हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं आपको, इसका आयतन कैसे निकलेगा। आयतन निकलेगा इसका, घनाभ के आयतन में से हमें इन 4 शंकुओं का आयतन माइनस करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं आपको, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुओं का आयतन।
आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस 4 यानी कि 4 का गुणा होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस मान रखना है आपको, मान रखिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के मान दिए गए 15, 10 और 3.5 लिखेंगे। 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4/3। पाई का मान लेना है 22/7। आर देखिए गड्ढे की त्रिज्या दी गई है आर 0.5, तो आर का मान होगा 0.5। आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। हाइट ऊंचाई दी गई देखिए इसकी कितनी। अच्छा इसको आप घनाभ के आयतन में इसको कैपिटल एच मानना था आपको, क्योंकि दोनों जगह एच सेम हो जाएगा, इसलिए इसे कैपिटल एच माने, इसके लिए स्मॉल एच माने। जो गहराई दी गई है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। अब काटें इन्हें, कैलकुलेशन करें। 7 से 14 कटेगा 0.2 बार। अब इनकी कैलकुलेशन करने के लिए इसका दशमलव हटाएं, बटे में 10, इसके भी बटे में 10 ले लें। 2 एकम 2 और जे 5, जे 5 से जे 5 खत्म हुआ आपका। यहाँ से देखें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इस 2 से जे 2 खत्म हुआ, इस वाले 2 से जे 5 आया यहाँ पर। अब क्या बचा अपने पास ऊपर, इधर से कितना आएगा 150 का। अच्छा इसका 10 का इसमें गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे 35, माइनस इधर कितने बचे, ऊपर बचा है 22, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा। और नीचे बचे हैं कितने, 5 दिया 15, इतना ही बचा है। 15 का 35 में गुणा होगा कितने आएंगे, 15 75 की 5 हंस के आएँ 7, 15 थी 45, 7 52 525, और 15 का 22 में भाग देने पर लगभग आएगा आपका 1.47 या 6 के समथिंग आएगा। हाँ 4-7 के समथिंग आएगा। इसमें से घटाने पर उत्तर बचेगा आपका 523.53। और ये आयतन निकाला, चूँकि विमा सेंटीमीटर में तो आयतन लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। ये रहा इसका आंसर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। लगभग इतना ही है आंसर, लगभग, थोड़ा बहुत 19-20 हो तो देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका, प्रश्न क्रमांक 23 में लिखा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य हम जल्दी से आपको बता रहे हैं, माध्य के लिए सारणी बना रहे हैं इसके लिए लिखेंगे माध्य के लिए सारणी। माध्य सारणी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दैनिक व्यय रुपए में, बगल में लिखेंगे परिवारों की संख्या, जिसे बारंबारता FI बोलते हैं। दैनिक व्यय क्या दिया गया 100 से 150, अगला है 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। बगल में क्या दिया गया 4, 5, 12, 2 और 2। अब माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य x पर बार बराबर होता है समेसन FI XI बटे में समेसन FI। हमें चाहिए जे है FI, इसका योग होगा समेसन FI, इसी को बोला जाता है समेसन। इसका मान तो दिया ही है 25 है, मोहल्लों इसका योग आया कितना 25। इसके बाद हमें यहाँ पर XI निकालना होगा, XI को बोलेंगे वर्ग चिन्ह, या इसी को बोला जाता है मध्यमान। वर्ग चिन्ह मध्यमान कैसे निकलता है, 100 और 150 को जोड़िए 250, इसका आधा कितना होगा 125, तो 100 और 150 के बीच में 125 जी इसका मध्यमान होगा। 150 और 200 को जोड़ना है 350, 350 का आधा कितना होगा 175, या फिर आप इसमें देख लीजिए डिफरेंस कितने का है 50 का। 125, 125 में 50 जोड़े 175, फिर 50 जोड़ेंगे 225, फिर 50 जोड़ेंगे 275, फिर 50 जोड़ेंगे 325 जी आ गया। इसके बाद निकालना हमें FI XI, मतलब इसका इंटू करना होगा, FI XI का गुणा करना होगा। 125 का 4 में गुणा होगा तो आएंगे 500, 175 का 5 में गुणा होगा तो कितने आएंगे, 175 का दुगुना होता है, गुणा कर लीजिए। 5 का 5 में गुणा 55, 25 की 5 हंस के हैं 2, 7 बना 35, 2 37, 7 हंस के हैं 3, 5 1 5 3 8, 875। 225 का 12 में गुणा करना होगा, 12 25 60 का 0 हंस के हैं 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हंस के हैं 3, 12 दूनी 24 और 3 2700। 275 का दोगुना होता है 550, 325 का दोगुना होगा
650, इनको ऐड करना होगा। 5 7 7 5 12, 12 12 और 5 17, हंस की आई 1 6 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32 की 2 हंस की 3, 3 और 2 5, तो 5275। जी काय का मान आया, जी आया आपका समीशन FI/XI का मान आया है। मतलब जो ऊपर वाला मान जी है, बस सूत्र में मान रखना है आपको। मान रखिए 52/25, बस इसकी कैलकुलेशन करनी थी आपको। तो हमें लगता है आप कर सकते हैं। शायद हमें उत्तर है 210.8, इतना ही है शायद लगभग उत्तर। आप देख लेना इसको, बस इसमें भाग देना था आपको, आंसर लिखना था। तो जी रहा इसका माध्य निकालना। इसका अथवा वाला प्रश्न बस लास्ट प्रश्न बचा हुआ जी, और देख लीजिए। इसका बहुलक निकालना है, तुम सीधा बहुलक निकाल रहे हैं। बहुलक के लिए कोई सारणी एक्स्ट्रा नहीं बनानी पड़ती है, इसी सारणी से काम चल जाता है। फिर भी हम आपको दिखा दे रहे बना के। इसका लिखा है जीवन काल घंटों में, बगल में लिखा है बारंबारता। पहला है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यहीं तक की ज़रूरत पड़ेगी हमें। 10 35 52 61 38 29। अब हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है, सूत्र होता है, आप सूत्र ध्यान से देखना, L + F1 - F0 बटे में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। अब आप कहेंगे L F1 ये सब चीज़ें क्या है, तो ये सब चीज़ें यहीं से पता चलेंगी। हमें इसमें भाषा के तौर पर लिखना था। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो वर्ग अंतराल चुनना होगा। यहाँ पर हमने देखा सबसे ज़्यादा बारंबारता 61 दिख रही, तो जी हो गया वर्ग अंतराल। यहाँ पर हम भाषा रखते, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 61 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 60 से 80 है। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा आपका, 60 से 80 होगा। अब इसमें आपको पता होगा जो बारंबारता रहती वो कहलाता है आपका F1 का मान, इसके जस्ट ऊपर होगा आपका F0 का मान, इसके जस्ट नीचे होगा आपका F2 का मान, और जो वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल आया उसका निम्न छोटा वाला मान होता है L का मान, यानी कि L का मान यहाँ पर 60 होगा। और H होती है इसमें वर्ग माप, इनमें अंतर कितने का है, 80 और 60 में अंतर कितने का है, 20 का, तो H का मान होगा 20। अब इनको लिखना होता है वैसे अलग से कि L बराबर है, यहाँ पर L का मान 60 है, F1 का मान आपका 61 है, F0 का मान आपका 52 है, F2 का मान आपका 38 है, और H का मान आपका 20 है। ऐसे मान लिखने थे। और इसके बगल में हिंदी भी लिखनी होती है। L बराबर 60 जे है, इसे लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। L बराबर 60, इसको लिखेंगे बहुलक वर्ग की निचली सीमा। F1 को लिखेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता, यहाँ पर लिखेंगे हिंदी में। F0 को लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 को लिखेंगे बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। और H को लिखा जाता है वर्ग माप। इतना हिंदी भी लिखना ज़रूरी थी। इसके बाद आपको सूत्र मान रखना है, मान रखवाइए। L का मान 60 है, प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान है 52 बटे में 2F1, 2 गुणा F1 का मान है 61, तो 61 का गुणा होगा इसमें, माइनस F0 का मान है 52, F2 का मान है 38, H का मान है 20। यहाँ पर हमें लगता है थोड़ी जगह की कमी पड़ रही। 60 प्लस 61 में से 52 चले गए तो कितने बचेंगे, 9। 61 का दोगुना होगा 122, माइनस जी कितने हो जाएंगे 90, 52 38 90, और गुणा में कितने लिखे हैं 20। इसको हम यहाँ पर कर दे रहे, देखें 60 प्लस 9 बटे में कितने बचेंगे, यहाँ पर 122 में से 90 गए तो बचेंगे कितने 32, और गुणा में क्या लिखा है 20। 60 प्लस 180, 9 का 20 में गुणा बटे में 32, इसका इसमें भाग देना था अकेला बस।
तो 60 प्लस लगभग कितनी बार भाग जाएगा जी? 6, 5 से समथिंग 5.625 इतना जाएगा भाग। योग आएगा इसका 65.625। जी रहा इसका बहुलक। इसमें लास्ट लाइन लिखनी थी, अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक 65.625 होगा। तो इस तरीके से हमने आपको इसके सभी सॉल्यूशन करवा दिए हैं। वीडियो के पहले पार्ट में हमने आपको सभी एक्टिविटी कराई थी, यहाँ तक की क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन तक की। दूसरे पार्ट में हमने आपको सभी 2 नंबर वाले प्रश्न करवाए थे, यहाँ तक की क्वेश्चन। और लास्ट एंड फाइनल पार्ट में हम आपको सभी 3 नंबर के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो और इनके सॉल्यूशन। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते जाएं। नई नई वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। और आप कमेंट करके बताएं, जो भी आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो यदि चाहिए हो तो ज़रूर बताएं आप, हम उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।